हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कि एक प्रोटोजोन है, उसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और इनका नंबर भी जो है इसके अंदर 2 होता है। तो थोड़ा सा और इसके अंदर कुछ और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बाई न्यूक्लिएट है। तो इसकी आज डिटेल्ड स्टडी थोड़ा सा हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में करेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम मतलब बाह्य संरचना, लेकिन हम बाह्य संरचना के साथ साथ थोड़ा सा जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम। ये जो मैं डिटेल स्टडी आपको बता रही हूँ दैट इज़ ए स्पेसिफिक स्पीसीज़ दैट इज़ पैरामीशियम कॉर्डेटम। मतलब पैरामीशियम की हमारे पास कई सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे पैरामीशियम बर्सेरिया है, पैरामीशियम ओरेलिया है, और ये है जिसकी हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम। और जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है उसका साइज़ कंपैरेटिवली अदर स्पीसीज़ के सबसे बड़ा साइज़ होता है। साइज़ में ये थोड़ा बड़ा होता है, कभी कभी हम इसे नेकेड आई से भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम। और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी जो शायद मैंने अभी तक किसी वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया है कि जब हम कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, चाहे वो जूलॉजिकल है चाहे बॉटनिकल है, हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसका एक लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जब हम कोई भी नाम लिखते हैं तो पैरामीशियम कॉर्डेटम जैसे नाम है इसका, तो पैरामीशियम दैट इज़ जीनस एंड कॉर्डेटम इज स्पीसीज़। तो पैरामीशियम का जो पी है वो हमेशा कैपिटल होगा, मतलब जीनस जो भी होगा उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल से लिखा जाएगा, जबकि जो स्पीसीज़ है उसका जो है पहला लेटर हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए। तो या तो मतलब 3 पैटर्न से हम जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, या तो हम पूरा नाम कैपिटल में लिखें, या हम जीनस का पहला नाम कैपिटल लिखें और बाकी पूरा जो है स्मॉल लेटर्स में लिखें। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है इसको सेपरेटली, मतलब जीनस और स्पीसीज़ को सेपरेटली जो है अंडरलाइन भी करना चाहिए। और थर्ड पैटर्न है हम उसे इटैलिक में लिखें। इटैलिक में लिखने में और जब हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तब हमें इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम जूलॉजिकल नेम लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो पैरामीशियम जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, कैसा है, एसिमेट्रिकल है। मतलब हम इसको सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, मैंने सिमेट्री के बारे में आपको पहले वीडियोस में आपको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं कि जब किसी एक पर्टिकुलर एंगल से हम उसे, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है चाहे वो वर्टिकल है या किसी भी प्लेन से, यदि हम उसको 2 पार्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकें। यदि हम उस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। तो जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो भी एसिमेट्रिकल है, क्योंकि हम देखिए ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा, और ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये है, इसका जो ओरल ग्रूव है, साइटोस्टोम है या वेस्टिब्यूल, ये वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वेंट्रोलेटरल पोजीशन में होता है, इसके कारण। तो इसलिए ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाता, तो इसलिए एसिमेट्रिकल है। स्लीपर शेप्ड है, जैसे कि हमारी स्लीपर्स होती हैं, कुछ कुछ शेप जो है इसकी स्लीपर के लायक होती है। ओरल सरफेस को हम इसकी वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, एबोरल सरफेस को डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। मतलब जो ये सरफेस है जहाँ पर इसका हम माउथ प्रेजेंट होता है वो इसकी वेंट्रल सरफेस कहलाती है, और माउथ उसके अपोजिट वाली सरफेस जो है वो एबोरल दैट इज डॉर्सल सरफेस। उसके बाद बॉडी कवर्ड विथ पेलिकल, इसकी जो पूरी बॉडी है उस पर पेलिकल जो है वो प्रेजेंट होती है, और जो कि इलास्टिक और जिलेटिनस इन, मतलब लसलसी थोड़ी सी नेचर होती है। एंड सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। होल बॉडी कवर्ड विथ सीलिया, इसकी पूरी बॉडी पे जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में सीलिया प्रेजेंट है। और उनकी जो नेचर है उसकी यदि हम बात करें तो वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं एंड होलोट्राइकस हैं। होलोट्राइकस का मतलब होता है सिमिलर इन लेंथ। इन सीलिया की जो लेंथ है वो सिमिलर है एक्सेप्ट दिस एरिया,
एक्सेप्ट दिस एरिया, जो पूरे बॉडी पर जितने भी सीलिया हैं इसके, जिनके 10,000 से लेकर 14,000 तक नंबर हो सकता है, उनका देखें तो अरेंजमेंट जो है लॉन्गिट्यूडनल है और सिमिलर इन साइज है, एक्सेप्ट एट दी पोस्टीरियर एंड। ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ये इसका एंटीरियर एंड है। तो पोस्टीरियर एंड पे जो है थोड़ा सा जो साइज है सीलिया का वो बड़ा होता है और वो बना देता है इसका कॉर्डल टफ्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो टेल, कॉर्डल का मतलब होता है टेल, और जो टेल रीजन होता है वो हमेशा पोस्टीरियर एंड पे होता है, इसीलिए इसको कॉर्डल टफ्ट नाम दिया गया है। उसके बाद बात करें इसकी ओरल ग्रुप की, वो वेंट्रोलेटरल पोजीशन मैंने आपको बताई थी, और जो कि कंटिन्यू करती है वेस्टिब्यूल। यहाँ पर हम देख सकते हैं ओरल ग्रुप कंटिन्यू टू वेस्टिब्यूल, देन साइटोस्टोम। साइटोस्टोम जहाँ साइटोफेरिंक्स और जो वेस्टिब्यूल है वो फ्यूज हो रहे हैं, वो पार्ट जो बना देता है, जहाँ कॉमन थोड़ा सा पार्ट है, दैट इज साइटोस्टोम। फिर साइटोफेरिंक्स, और जो साइटोफेरिंक्स है वो कंटिन्यू होता है ईसोफेगस के साथ, और जो कि ओपन होता है फूड वैक्यूल के अंदर। ये इसकी फूड वैक्यूल है। यहाँ पर और भी फूड वैक्यूल्स आपको दिखाई देंगी, ये फूड वैक्यूल, बहुत सारी फूड वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू एंट्री ऑफ फूड। तो ये यहाँ पर इसकी जो फूड वैक्यूल। उसके बाद साइटोपाइजी जो है वेंट्रल पोजीशन पर होती है। साइटोपाइजी जो है वो क्या एक तरह से एनस की तरह वर्क करती है। एनस मीन्स जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जब फूड वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड आता है, तो फूड जो है वो फूड वैक्यूल जो है पूरी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी के अंदर एक रोटेशन करती है, उसे हम बोलते हैं साइक्लोसिस, या हम के कोशिकीय भ्रमण हिंदी में जिसे बोला जाता है। तो उस भ्रमण के दौरान मीन्स उस मूवमेंट के दौरान, क्योंकि उसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट है, जैसे जैसे वो जो मूव करती है फूड जो है वो डाइजेस्ट होता जाता है, और उससे जो डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, और फाइनली वो साइटोपाइजी के पास आकर जब वो उसके अंदर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो या अपचित भोज्य जो रह जाता है वो यहाँ पर आके इससे अटैच हो जाती है। तो ये जो है ये साइटोपाइजी है, और इससे ये अटैच फूड वैक्यूल दिखाई है, और यहाँ पर आके ये अपने वेस्ट को जो है वो रिलीज कर देती है। ये जो वेस्ट है ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म काफ़ी थिन होता है, डेंस होता है, और हम उसकी बात करें तो क्लियर होता है और आउटर लेयर फॉर्म करता है। और इसी एक्टोप्लाज्म में अल्टरनेटिवली मीन्स एकांतरित क्रम में वेसल बॉडी और ट्राइकोसिस्ट अरेंज होते हैं। वेसल बॉडी जिनसे सीलिया अटैच रहते हैं, और ट्राइकोसिस्ट जो हैं वो इसको जो अनवांटेड फूड मटेरियल यदि इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उस टाइम में एक तरह का एक रिएक्शन शो करते हैं और वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे इसके सारे सीलिया जो हैं वो बिल्कुल जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाना कंडीशन वाली होती है, उस तरह से जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जबकि वो जो बैक्टीरिया है जो अनवांटेड फूड है इसका, जब इसकी बॉडी के अंदर मतलब जब यहाँ बॉडी में एंटर कर जाता है, केवल उस कंडीशन में वो जो है ट्राइकोसिस्ट जो है वो रिलीज होते हैं। अब एंडोप्लाज्म की बात करें तो एंडोप्लाज्म के अंदर हम देख रहे हैं न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली जो पोजीशन होती है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बीच में होती है, और भी जो सेवरल फूड वैक्यूल्स वगैरह हैं वो सब, और यदि कोई सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जो है इसका एंडोप्लाज्म होता है। अब एंडोप्लाज्म के अंदर हम देखें तो न्यूक्लियस की बात करें, मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस दो तरह के हैं यहाँ पर, एक मैक्रो और माइक्रो। ये जो बड़ा आपको दिख रहा है दैट इज मैक्रो न्यूक्लियस, दैट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोला जाता है। इट्स हेल्प्स ओनली इन वेजिटेटिव फंक्शन, मीन्स इसकी जो हम कहें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है। क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर डेंस क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट ये हेल्प करता है केवल उसको उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने में, इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस, और ये वीन शेप्ड होता है, जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो वीन शेप्ड होता है या हम कहें इलिप्टिकल होता है, जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो लगभग उसके बिल्कुल नियर बाई प्रेजेंट होता है और स्फेरिकल इन शेप मीन्स राउंडेड होता है, गोलाकार होता है। और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है इसी का जो इसके अंदर भी क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि काफ़ी क्लियर कट होता है, और जो क्रोमोसोम का नंबर है वो स्पीसीज टू स्पीसीज डिफर कर सकता है, और यही जो न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस वही मेन रोल प्ले करता है इन दी रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियोलस की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस मेनली पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर एब्सेंट होता है।
अदर स्पीसीज में मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स भी यहाँ दो तरह की हमने, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात करें तो 2 इन नंबर होती हैं, एक एंटीरियर साइड पे और एक पोस्टीरियर, टुवर्ड्स पोस्टीरियर एंड नियर बाई साइटोफेरिंग्स। जो साइटोफेरिंग्स है उसके थोड़ा सा पास में होती है, और ये बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। पूरी बॉडी से जब वाटर कंटेंट इसके अंदर एंटर करते हैं तो ये जो है एक तरह से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है, और इसके थ्रू जो है ये बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट को जो है वो रेगुलेट करती है। अब जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें कम से कम 5 to 12 जो है रेडियल कैनाल्स होती हैं, जो कि 2 पार्ट से बनी होती है, जिसके अंदर एक फूला हुआ भाग जो है एम्पुला होता है और एक इंजेक्टर होता है। वो इंजेक्टर जो है इससे कनेक्ट रहता है, और जो एम्पुला है वो कनेक्ट रहता है डिफरेंट कैनाल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो उसके थ्रू ही ये जो सारे बॉडी से जो वाटर कंटेंट है उनको कलेक्ट करना और उनको बाहर रिलीज़ करना उनका काम करते हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये बिल्कुल इसको अंदर जैसे हमारे हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल की प्रोसेस होती है, उसी तरह इसके अंदर हमें सिस्टोल और डायस्टोल जैसी प्रोसेस देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ ये है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये टाइम टू टाइम अपीयर और डिसअपीयर होती रहती हैं। मीन्स ये परमानेंट नेचर की नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी ये डिसअपीयर हो जाती हैं फिर अपीयर हो जाती है। उसके बाद हम बात करें फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होती। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है संकुचनशील, जिनके अंदर मतलब हम संकुचन और शिथिलन इस तरह से जो मतलब जो सिकुड़ सकती हैं और फैल सकती हैं। तो जो फूड वैक्यूल हैं उनके वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, वेरी इन साइज एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे फूड मटेरियल जब ये जैसे ही इसके जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर फूड मटेरियल होता है तो ये इससे सेपरेट हो जाती है, और जब अगेन फूड मटेरियल एंटर करता है तो ये अगेन फिर फॉर्म हो जाती है, और इस तरह से फिर यहाँ से ये जो है पूरा साइक्लोसिस मूवमेंट के अंदर जो है मूव करती है, और उसके बाद लास्टली जो है ये साइटोपाइजी के पास आकर यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल उनको रिलीज़ कर देती है। तो इस तरह से जो है इसके अंदर हमें डिफरेंट जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ और जो है ये ओरल ग्रूव है, ये पूरी इसकी सीलेटेड होती है, जो कि हेल्प करती है डायरेक्शन ऑफ फूड, क्योंकि जो फूड जो इसकी ओरल ग्रूव या पेरिस्टोम थ्रू एंटर करता है वो डिपेंड करता है वाटर करेंट पे। तो जो ये सीलिया हैं इनको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स वेस्टिब्यूल, अदरवाइज जो है ये डायरेक्शन नहीं हुआ। दूसरा एक फ़िल्टर का भी काम करते हैं ये, कि जो अनवांटेड फूड मटेरियल है उसको वो यहीं से जो है बाहर रिमूव कर देते हैं, और जो सुटेबल फूड है उसको वो आगे वेस्टिब्यूल एंड देन साइटोस्टोम देन साइटोफेरिंग्स के थ्रू फूड वैक्यूल तक पास करते हैं। तो ये है पूरी पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू सो मच।